कार्तिक सर को बहुत ज़्यादा मैं अपना मेंटर मानता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन बहुत सारी हुई है और मॉक्स वगैरह बाकी सब जितने भी प्रॉब्लम्स थे सब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, सारा टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर किया, तो इनको बहुत बड़ा पता चला कि सर लखनऊ आ रहे हैं, तो फिर लखनऊ ऑफलाइन ज्वाइन करना बेटर लगा। मेरा नाम सौरभ दुबे और मेरी 76 रैंक आई थी और मैंने लगभग एक्मे 1 साल पहले ज्वाइन किया था और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ कार्तिक सर और उनकी टीम का है। उनका बहुत गाइडेंस रहा है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ हैं दिव्यांशी राजपूत। ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और निमसेट 2024 में इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 19 आया हुआ है। तो सबसे पहले तो दिव्यांशी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस रैंक के लिए। थैंक यू सर। तो दिव्यांशी के बारे में बता देता हूँ। दिव्यांशी आपने किस कॉलेज से बीसीए किया था? डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन कानपुर से। तो वीरेंद्र स्वरूप कानपुर से इन्होंने बीसीए कंप्लीट किया। 1 साल इन्होंने ऑनलाइन में प्रिपरेशन पहले एक्मे अकेडमी के साथ की थी। उस टाइम पे क्या रैंक आया था आपका? 996। तो ऑनलाइन में इनका 996 रैंक आया और उसके बाद इन्होंने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेके लखनऊ ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया एक्मे अकेडमी का और 1 साल प्रिपरेशन के बाद इनकी जो रैंक है वो 19 है। एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस रैंक के लिए। तो आज हम दिव्यांशी से इनकी जर्नी जानेंगे कि इस पूरी जर्नी में इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, साथ ही साथ आप लोग इनसे क्या सीख सकते हैं या क्या इनकी बात को अपने जीवन में रख सकते हैं ताकि आप जब निमसेट 2025-26 या कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उसमें एक अच्छा रैंक अचीव करें। तो दिव्यांशी अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि जब आप बीसीए कर रहे थे तो आपने कैसे प्रिपरेशन शुरू की और क्यों आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया, कैसे आपका ड्रॉप का डिसीजन हुआ? तो जब मैं बीसीए कर रही थी मेरे कज़िन ने मुझे बताया कि एक्मे अकेडमी है, वहाँ से अब एमसीए के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वही ऑनलाइन ज्वाइन किया क्योंकि कॉलेज भी था, तो ऑनलाइन के साथ जैसे टाइम मैनेज हुआ, जितना भी टाइम मैनेज हुआ सारा किया। लाइव टेस्ट वगैरह दे देते पर क्लासेस लेते थे, टेस्ट वगैरह इतना नहीं हो पाता था, एनालिसिस तो बिल्कुल नहीं होता तब। और फिर मेरी रैंक 996 आई। फिर ये हुआ कि जब प्रिपरेशन कर लेते ना तो उसके बाद लगता है कि नहीं अब तो एनआईटी जाना है। कॉलेज सारे अच्छे होते बट वो एक हो जाता है कि एनआईटी जाना है। तो फिर सर को कॉल किया, सर ने तुरंत बोला नहीं ड्रॉप ले लो। फिर ड्रॉप अच्छा, मतलब 996 जब आपका रैंक आया तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, आपने आईपीयू वगैरह का फॉर्म नहीं डाला था? नहीं, कोई मतलब काउंसलिंग का नहीं। कोई काउंसलिंग नहीं कराई आपने डिसीजन ले लिया कि अब हमें ड्रॉप लेना है। ऑलराइट, तो आपने ड्रॉप लिया। फिर ड्रॉप लेके जब आप लखनऊ आ गए तो उस टाइम पे आपका क्या पैटर्न रहता था पढ़ाई करने का, कितने बजे आप अकेडमी आते थे, वो थोड़ा डिटेल में बताइए बच्चों को। हाँ, अकेडमी तो जैसे अब तो 24 आवर हो गई है। तो पहले 24 आवर नहीं है, रात को 1 बजे तक ही है। अच्छा, है ना, 24 आवर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि रात को 1 बजे से 5 बजे तक भी बैठ जाइए आप लोग, ठीक है? 1 बजे तक बैठ सकते हो, 12 बजे तक। हाँ, तो वही अकेडमी आ जाते थे सुबह 7 बजे 8 बजे जो भी होता था, जितनी जल्दी हो पाता था उतनी जल्दी अकेडमी आ जाना था। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे क्लासेस वगैरह हुई, क्लासेस करी, बाकी टाइम पे अपना टेस्ट दिया, रिकॉर्डेड टेस्ट दिया, एनालिसिस किया। और जैसे बुक की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी टाइमर लगा के किया। टाइमर लगा के बुक की प्रैक्टिस मतलब कैसे? जैसे सिलेक्ट करिए कि 30 क्वेश्चन करने हैं और टाइमर लगा लिया 30 मिनट का, 35 मिनट का, तो उतने टाइम पे 30 क्वेश्चन करने हैं एज अ टेस्ट। अच्छा, एज ए टेस्ट ही बुक की प्रैक्टिस करती थी तुम? हाँ। ऑलराइट, तो कौन सी बुक्स आप लगाते थे? एक्मे की बुक पहले लगाई, फिर उसके बाद एनालिसिस से कुछ टॉपिक किए और बाकी रिकॉर्डेड टेस्ट, लाइव टेस्ट वगैरह दिया और उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया। टेस्ट का एनालिसिस करते थे, वो मेन था आपका। हाँ। बुक्स आपने एक्मे की लगाई और सेल्फ स्कोर लगाई। सेल्फ स्कोर बुक पूरी फॉलो की थी या कुछ टॉपिक्स? कुछ टॉपिक्स लाइक सेट, स्टैट्स, ट्रिग्नो, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी। अच्छा, कुछ टॉपिक्स सेल्फ स्कोर से लगाए, कुछ टॉपिक्स एक्मे की बुक से लगाए। हाँ। और मोस्ट प्रोबेबली आपने टेस्ट पे एक्मे से फोकस, सारा ही लगाया। एक्मे की पूरी बुक लगा ली थी। ऑलराइट, और मोस्ट प्रोबेबली आपने टेस्ट दिए। दिव्यांशी ने अभी हम लोग चेक कर रहे थे तो ऑल ओवर ईयर में 943 टेस्ट अटेम्प्ट किए, जिसमें करीब 600 के आसपास, 500 के आसपास लाइव टेस्ट थे और 400 के आसपास रिकॉर्डेड टेस्ट थे। तो ये इतने सारे टेस्ट कैसे लगा पाए होंगे? वही टाइम रहता था प्रैक्टिस का, बुक से मेरा प्रैक्टिस करने का इतना नहीं बनता था। तो जैसे बच्चे और भी आरडी शर्मा सब लगाते रहते, तो मेरा बुक के इतना नहीं बनता था टाइमर लगा के। तो वही था कि जितने में हम बुक से लगाएंगे उतने में हम रिकॉर्डेड टेस्ट दे लेंगे। तो ऑलराइट, तो आप उस जगह पे रिकॉर्डेड टेस्ट दे देते थे। तो पर डे कितने टेस्ट? लगभग मैं इसके हिसाब से तो 3 टेस्ट का
निकल के आता है पर डे, तो लगभग में 2-3 टेस्ट देते थे पर डे। नहीं, जैसे जिस टॉपिक का टेस्ट हुआ था उस टॉपिक के पहले टेस्ट दे लिए, रिकॉर्डेड टेस्ट दे लिए, और तो उससे थोड़ा बूस्टअप हो जाता था कॉन्फिडेंस, Alright. मॉक वगैरह होता था तो मतलब जो लाइव टेस्ट का टाइम टेबल रहता था उसके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्डेड भी साथ में देते जाते थे, तो कहीं ना कहीं उससे प्रैक्टिस हो जाती थी आपकी। ऑल राइट। साथ ही साथ अपना का जो टाइम टेबल था पढ़ने का, वो कितने घंटे स्टडी करते होंगे? लाइक पूरे टाइम ही हो जाता था, सुबह 7 से रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक। 8-9 बजे के बाद पढ़ते थे हॉस्टल में जाके? नहीं, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन जो कुछ करना हो, अगर जैसे दिन में नहीं हो पाया, जैसे जो टारगेट बना के रखा था इसको करना है आज, अगर वो नहीं हो पाता था तो उसके बाद करते थे। तो फिर जाके अपना पढ़ लिया, बाकी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पढ़ते थे आप? ठीक है, सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप 8 बजे से सुबह 8 बजे से रात को 8-9 बजे तक पढ़ते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद नीड नहीं पड़ती है, ठीक है, कि आप और पढ़ाई करें। अच्छा, एक यहाँ पे बच्चे जनरली पूछना चाह रहे होते हैं कि आप कैसे मैनेज करते थे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रीवियस टॉपिक्स को, ऐसा क्वेश्चन आया था बच्चे का, तो इसको थोड़ा सा बताइए। सपोज मैं एग्जांपल फॉर्म में समझाता हूँ। जैसे अभी इनके मान लो 7-8 चैप्टर हो गए हैं, ठीक है, अब एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया आज से, तो अब इसको तो पढ़ना ही है, तो बाकी जो टॉपिक हो गए हैं उनको तुम कैसे प्रैक्टिस करती थी, या उनको उनके लिए कैसे रिवीजन स्ट्रेटजी यूज करती थी? आप एक टाइम डिवाइड कर लो कि इस टाइम पे आपको प्रीवियस चैप्टर्स करने हैं, जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको करना है। लाइक उनका पहले जल्दी से नोट्स रिवाइज किया। अभी तो स्टार्टिंग है तो आप आराम से नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत। तो पहले नोट्स अच्छे से रिवाइज किया, जब आपको लगे कि हाँ नोट्स बिल्कुल मेरे अच्छे से हो गए, अभी आप स्टार्टिंग में करें तो नोट्स के क्वेश्चन पहले फिर से एक बार लगाइए आप, तो आपको ये भी होगा ना कि टाइम के साथ रटते जाएंगे वो। क्वेश्चन याद होते जाएंगे। हाँ, तो वो करिए। फिर उसके बाद आप बुक फॉलो करें तो बुक से क्वेश्चन करिए। और तो आप टेस्ट कैसे कीजिए, आप लाइव पर टेस्ट डे कीजिए। सारे टॉपिक्स को डिवाइड करना चाहिए करते थे, या फिर आपने ऐसे वीक में डिवाइड कर लिया था? वीक में जैसे टारगेट कर लिया कि 15 डेज में या 7 डेज में इतने चैप्टर्स हमको कंप्लीट करने हैं, तो वही 2-3 दिन जैसे जिस हिसाब से चैप्टर्स का है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, आपको डिसीजन लेना है कि भाई मंडे को मुझे मान लो ट्रिग्नोमेट्री बैटर लगा लेना है, ट्यूसडे को मुझे सेट स्टैटिस्टिक्स लगा लेना है, वेडनेसडे को मैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कर लूँगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ेंगे तो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अभी तो सिलेबस आपका चलो कुछ ही हुआ है, आगे देखेंगे तो सिलेबस और ज़्यादा हो जाएगा आपका। जब सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में कैसे रिवीजन करोगे? तो डेफिनेटली आपको रिवीजन स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि हम पूरा पीछे का रिवीजन ना करें। अच्छा, रिवीजन स्ट्रेटजी में मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कितने क्वेश्चंस लगाते होगे? सपोज एक मैं मान लेता हूँ कि एक टाइम आ गया कि लगभग में पूरा सिलेबस हो गया बच्चों का, ठीक है, और अब रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का, तो नोट्स जैसे कि आपने बताया पहला पॉइंट हो गया, उसके बाद कितने क्वेश्चंस लगाते थे आप? नोट्स का क्या, उसके बाद 30 to 50 क्वेश्चंस। अब क्योंकि टॉपिक बार बार रिवाइज करना है तो 20-30 क्वेश्चंस कर लिए हर चैप्टर के? हाँ। ऑल राइट। तो वो 25 से 30 क्वेश्चंस कौन से सिलेक्ट करते थे? असाइनमेंट्स वाले या टेस्ट वाले? कहाँ से वो क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करते थे कि कौन से टेस्ट क्वेश्चंस लगाने हैं? जैसे डीपीपी वगैरह मिलता है तो पहले उसके कर लिए, या रिकॉर्डेड टेस्ट के दे लिए, या बुक आप जो फॉलो कर रहे हैं तो उसका कर लिया। ऑलराइट, मतलब जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। बुक्स के अगर रह गए हैं तो कोई बुक्स हटा के सॉल्व कर लिया, कभी किसी चैप्टर को आपने पुराने रिकॉर्डेड टेस्ट से कर लिया, कभी किसी चैप्टर का असाइनमेंट ओपन कर लिया, डीपीपी ओपन कर लाइव लिया। टेस्ट भी हो चुके होते हैं, चैप्टर्स बार बार रिवाइज होते रहते हैं। जैसे अभी सेट का हो चुका होगा फिर से सेट का आएगा, तो ऐसे तो पुराना वाला टेस्ट भी रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, टेस्ट से भी आपका रिवीजन होता रहता है। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया कि 943 टेस्ट आपने दिए हैं, जैसा भी देखा था मैंने, ठीक है, तो इतने सारे टेस्ट दिए जब आपने, तो इसको कैसे मैनेज करती थी? क्या हर टेस्ट का एनालिसिस किया होगा आपने? नहीं, रिकॉर्डेड टेस्ट का तो सारा नहीं हो पाया, बट जो लाइव टेस्ट होते थे उनका एनालिसिस किया था। एनालिसिस किया था, मतलब जो लाइव टेस्ट आप लोगों के होते हैं उसका जो आपने एनालिसिस किया, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी? मतलब कैसे एनालिसिस करते थे? कोई कॉपी बनाते थे या फिर डायरेक्ट ऐप में ही नोट कर लिया, कैसे बनाते थे? कॉपी बनाइए आप पहले, तो मतलब कॉपी बनाते थे, फिर उसमें जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं तो वो क्यों रॉन्ग हुए हैं उनका रीज़न साइड में लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखा कि क्वेश्चन नोट किया, उसका सॉल्यूशन लिखा कि, और जो गलत हुआ तो वो क्यों गलत हुआ तो उसका रीज़न लिखा। फिर उसके बाद जो अनअटेम्प्ट रहा तो उसमें हमने क्या मिस्टेक करी, मतलब क्या ऐसा क्या है जो भी हमें नहीं आता है, क्यों हमने छोड़ दिया उसको क्वेश्चन को, वो भी रीज़न लिखे हो। तो रीज़न लिखने से ये होता है ना कि आपको जब पलटोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसा हुआ था तो ये हम नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद करेक्ट पे जाओ, तो जैसे कोई क्वेश्चन में होता है इजी सा क्वेश्चन होता है पर उसमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं हम, तो ये निमसेट में वहाँ पे एग्जाम टाइम पे बहुत मैटर करता है कि गलत क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया, तो वो चीज़ एनालिसिस आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आप बहुत बार ये देख चुके होते हैं कि किस तरीके की गलतियाँ हम कर रहे हैं। अच्छा, एनालिसिस को भी रिवाइज करती थी, उस कॉपी को भी रिवाइज करती थी आप? जैसे टेस्ट देने गए, लाइव टेस्ट दे रहे हैं या मॉक दे रहे हैं तो उससे पहले रिवीजन
एनालिसिस का कर लिया। हाँ। तो आपने मान लो सपोज एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो उससे पहले आपने एनालिसिस कॉपी का अगर रिवीजन कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने अपनी सारी गलतियों को देख लिया जो आपने प्रीवियस मॉक्स में कर रखी है, राइट। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, बस उसको रिकॉर्ड करना, अपलोड करना है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों का कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाए, है ना। तो ठीक है, ये तो टेस्ट एनालिसिस हो गया। अब एक बहुत अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़ा मैं आपसे कि एक चीज़ बताइए, निमसेट कैसा लगा आपको, इजी या टफ, कैसा लगा? मतलब एक साल की का जर्नी देखें, 19th रैंक अचीव करना इजी था या बहुत हार्ड था? हार्ड तो नहीं कहेंगे बट हाँ मॉडरेट। मॉडरेट लगा। हाँ। मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो नहीं करना पड़ गया कि नहीं नॉर्मल जो पढ़ाई हाँ, करती थी? जैसे यहाँ पे मॉक देते रहे बिल्कुल वहाँ पे वैसा ही फील आया, और जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता था ना उस तरीके से बनाया वहाँ पे। अच्छा, मतलब शॉर्ट ट्रिक लगी तो शॉर्ट ट्रिक हाँ। लगा दी, ऑप्शन से करना तो ऑप्शन से कर बना तो दी, option कुल से मिला के बना टारगेट था आज क्वेश्चंस बनाने हैं। हाँ, Alright. जितना अच्छे से आपकी एक्यूरेसी के साथ जितना बन सकता है। कितने मार्क्स थे आपके निमसेट 2024 एग्जाम में? 619। 619 मार्क्स थे और आपका ऑल ओवर इंडिया 19 रैंक आया। ऑल राइट, ग्रेट। तो क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्मे अकेडमी के साथ ऑलरेडी? तो आपने पहला बहुत अच्छा स्टेप लिया है, एक्मे अकेडमी ज्वाइन किया, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंसिस्टेंट रहें, क्लासेस रेगुलर करें, और जो भी लाइव टेस्ट है ना तो उसको मिस नहीं करना है, एक सिंगल टेस्ट भी मिस नहीं करना है क्योंकि सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक्मे के। देखिए, ये जो सबसे ये बात हर कोई बोलता है कि कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या तुम बताना चाहोगे? कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल, मतलब किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना चाहिए बच्चों को? आप जैसे जितना अभी जो भी ड्रॉपर तो उनके पास तो पूरा टाइम रहता है, तो आप जितना ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे निकाल सकते हैं, जैसे क्लासेस करो वो ठीक है, फिर उसके बाद अपना खुद से प्रैक्टिस करो कि आज ये टॉपिक है, आज इसको टॉपिक को अच्छे से करना है, इसका ये रिकॉर्डेड टेस्ट दे लेना है, इसका जो भी बुक से है ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसमें देना है। Alright. अब बुक में कोई जैसे एरएलएस या आरडी शर्मा बुक है तो उसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी रहते हैं कि हाँ जो बिल्कुल लगता है कि ये तो कभी नहीं आने वाला, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। बाकी अभी थोड़ा बहुत देख सकते हो क्योंकि अभी टाइम है। अच्छा, अभी देख सकते हो, मतलब कहने का मतलब आप कहना चाहती हो कंसिस्टेंट का मतलब आप रेगुलर क्लासेस करते रहिए, हाँ, रेगुलर क्लासेस और लाइव टेस्ट तो बिल्कुल, और उसका मिस live मत test, करिए कोई भी हाँ। टेस्ट। ऑल राइट, टेस्ट मिस मत करिए कि टेस्ट में तो 100% कंसिस्टेंट रहिए, पहली चीज़ तो मैं भी ये बात बोलूँगा आपको। क्लासेस वगैरह में भी जैसे संडे वगैरह को हॉलीडे लेती थी छुट्टी, या फिर कैसे करती थी? जैसे जिस दिन क्लास थी उस दिन क्या करती थी? उस दिन भी पढ़ती थी या छुट्टी लेती थी? छुट्टी क्या, उस दिन जैसे रिवीजन कर लिया, जो भी टॉपिक हो गया तो उसका इतना सारा तो रहता ही है, पहले से बैकलॉग बनता ही जाता है, कितना भी कर लो थोड़ा बहुत तो बैकलॉग रहता ही है, तो वही जैसे जब भी टाइम मिल गया तो वहाँ बैकलॉग खत्म कर लिया आज। जब भी आपको लगे कि अकेडमी में आज क्लास नहीं है तो उस दिन आपने बैकलॉग वगैरह Backlog कवर कर खत्म कर लिया लिया। और अपना जो भी रिवीजन कर लिया, मतलब कंसिस्टेंट रहे, मतलब पढ़ाई मिस नहीं की है किसी भी तरीके से, है ना। क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी जब भी हटती है, निमसेट बड़ा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि एक तो लंबा होना है, आपको पता है कि अब जो एग्ज़ाम है वो अगले साल होने वाला है और आप अभी से प्रिपरेशन करने में लग गए हो, राइट। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अभी आपको कंसिस्टेंट रहना है। जनरली आप अदर एग्जाम्स में देखोगे तो ज़्यादा इतना प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, मतलब थोड़ा जब कम प्रिपरेशन करना पड़ता है, बट इसमें लगभग में 1 साल प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको। प्लस जो सिलेबस 11-12 का मैथमेटिक्स है, जेई मेंस लेवल का, उस लेवल की हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है 1 साल के अंदर। एक्स्ट्रा में आपके पास रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, राइट। तो कंसिस्टेंट रहिए, ये मेरा भी आपको मैसेज रहेगा सभी बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मैथ्स की बात तो आपने बता दी कि बुक्स लगाती थी एक्मे की, रीजनिंग में आपने क्या पढ़ा है और कंप्यूटर में आपने क्या पढ़ा? रीजनिंग में सोयल सर हैं, प्रीपेयर सर हैं, इतना कंटेंट हो जाता ना कि जैसे क्लासेस करी फिर उसमें डीपीपी मिलता है सारा एलआर वगैरह का, तो मैथ्स में मिलता है, तो उतना ही कर लो वही बहुत सफिशिएंट है। मतलब रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर बुक नहीं लगाई आपने? नहीं। जो असाइनमेंट्स डीपीए दिए गए उनको बस सॉल्व कर वही। लिया? ऑल राइट। और कंप्यूटर में? कंप्यूटर में आपने जो लेक्चर्स लिए बस वही, लेक्चर जो लिए बस वो कर लिए। ऑल जो भी राइट। टेस्ट तो वगैरह- बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल रीजनिंग को कंप्यूटर के लिए बुक्स के पीछे मत जाइए कि उसकी पर्टिकुलर बुक्स खरीदें और उन पे जाएं। उसके लिए बेटरमेंट यही रहेगा आपके लिए कि आप जो लेक्चर्स कराए जा रहे हैं और असाइनमेंट्स जो दिए जा रहे हैं उनको बस सॉल्व करते जाइए, तो आपका कंप्यूटर रीजनिंग हो जाता है। मैथ्स में आपको जो असाइनमेंट दिए गए, नोट्स दिए गए, उसके अलावा आप बुक्स लगा सकते हैं, लगाइए, ठीक है, आपको बुक्स प्रोवाइड भी की गई है, बट एलआर कंप्यूटर में आप मत करिए उतना, है ना। इंग्लिश के लिए कैसे रहता था? इंग्लिश का बस पीवाईक्यू कर लिया था, पीवाईक्यू केवल आप करते थे इंग्लिश का, मतलब केवल और जो मॉक होता था तो मॉक का भी इंग्लिश का एनालिसिस, मॉक का तो पूरा एनालिसिस करते थे। मैथ्स का हो गया, एलआर का हो गया, कंप्यूटर का, इंग्लिश का भी एनालिसिस किया है मॉक का।
मतलब इंग्लिश का भी मॉक का एनालिसिस कर लिया था। ठीक है, तो लगभग में दिव्यांशी ने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि लखनऊ आके इनकी प्रिपरेशन कैसे शुरू हुई। पूरे दिन ही लगभग बैठ के पढ़ाई करती थी, ठीक है, एनालिसिस करती थी, बुक्स लगाती थी। अब अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वन बाय वन। हाँ बताएं, डेली का क्या गोल होता था? एक बच्चे ने पूछा कि डेली का गोल क्या होता था। एक तो सिंपल रहता है, जैसे क्लास होने वाली है आज, जैसे मैट्रिक्स की क्लास चली थी अभी, तो उससे पहले क्या करना था कि जो भी मैट्रिक्स के पहले के लेक्चर हो चुके हैं तो उनको रिवाइज करके आना है। जैसे और भी जैसे जो भी नोट्स बने हैं आपके पहले से, तो उनको पूरे अच्छे से रिवाइज करके आना है। और भी टारगेट सेट कर लो, जैसे अब जैसे पूछा जो पहले के बैकलॉग हो चुका है, जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको कैसे रिवाइज करना है, तो उनका टाइम डिवाइड कर लो, यहाँ इतने टाइम में ये करना है। और लाइव टेस्ट का टाइम अलग कर लो कि इस टाइम पे डेली इस टाइम पे ही लाइव टेस्ट देना है। फिर उसके बाद टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया, और उससे टेस्ट देने से पहले रिकॉर्डेड टेस्ट उस टॉपिक का रिवाइज करना है सारा। मतलब आपने पूरा गोल सेट कर लो कि आज सपोज आपको पता तो चली गया कि कल कौन सा लेक्चर होने वाला है, तो जब वो लेक्चर होने वाला है तो सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है उसके नोट्स रिवाइज कर लो भाई, कि हमें लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। कि मान लो 8वां लेक्चर होने वाला है मैट्रिक्स का, तो हम 7 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आए। ठीक है, फिर दूसरा जैसे बच्ची ने बताया कि अपने गोल में ये भी डिसीजन ले लो कि हमें आज के पूरे दिन में लाइव टेस्ट इतने बजे देना है, टेस्ट का एनालिसिस इतने बजे करना है। जो टेस्ट हमारा है वो जिस टॉपिक का है उस टॉपिक का नोट्स रिवाइज कर लिया, उस टॉपिक का कह सकते हो कि आपने पहले तो भाई सही बात है जो करंट में टॉपिक चल रहा है वो, प्लस जिसका टेस्ट है वो, क्योंकि ये 2 चीज़ें तो चलती रहेंगी। टेस्ट हमारे पीछे के टॉपिक्स के चलते हैं, आपने देखा होगा, जैसे भी मैट्रिक्स चल रहा है तो टेस्ट किसका चल रहा है, सीक्वेंस चीज का चल रहा है, राइट। तो टेस्ट आपका पीछे के चैप्टर का चल रहा है, तो 2 चैप्टर तो करंट में हम प्रिपरेशन करते ही रहोगे, आप वो करना ही कंपलसरी है आपको। प्लस आप उसके कुछ प्री रिकॉर्डेड टेस्ट दे लो ताकि आपको उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। बढ़िया। और किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका डाउट? बहुत सारे फॉर्मूलास आ जाएंगे थ्रू आउट द सिलेबस, तो उन्हें कैसे याद रखें, अपनी स्ट्रेटजी है जो लास्ट तक याद रहे सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले जैसे आप ही आंसर करेंगे आज दिव्यांशी, ठीक है। जैसे बच्चा पूछ रहा है कि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं तो उनको कैसे लास्ट तक याद रखें? अब फॉर्मूलों को जैसे होता है ना कि कोई होता है कि हाँ रट रहे हैं, तो उससे पहले एक बार आप लिख लो, लिख के लर्न करो तो वो याद रहेगा। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं करना है तो लिख लो या पेस्ट करना है, तो वैसे पेस्टिंग वाला हमने कभी नहीं किया। टेस्टिंग नहीं किया दिवाल में आपने? ऑलराइट, कुल मिला के कहना चाह रही है आप उन फॉर्मूलों को अपने आंखों के सामने रखिए, हाँ, और डेली रिवाइज करो उनको। लिख के कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो जैसे अभी जितने भी चैप्टर हुए, सपोज आपने भी 5 चैप्टर 8 चैप्टर पढ़े, उन चैप्टर्स में आपने जो भी छोटे छोटे फॉर्मूलेज देखे उनको लिखते रहा करो बैठ के 10 मिनट में फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है, तो 10 मिनट में लिख जाते हैं फॉर्मूले, कोई बड़ी बात नहीं है। एक डायरी बना लो या एक अलग से नोटबुक बना लो बिल्कुल सही फॉर्मूलेस के है, लिए। जिसमें अलग से नोट्स में से फॉर्मूले लिख लिए। भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले कितने हैं? बहुत कम है, 4-5 प्रॉपर्टीज होगी, 4-5 प्रॉपर्टीज होगी जो आपको लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको क्या लिखना है? 2-4-5 फॉर्मूले लिख लो, जो फॉर्मूले उनके, तो सिंपल से जो चैप्टर आपके हुए हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में फॉर्मूले कौन से लिखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लिख लो, राइट। तो जो मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लिख लो, और कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं। अब ऐसा मत करो कुछ बच्चे फॉर्मूले लिखने के चक्कर में फिर से नोट्स बनाने लगते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो भी लिखने लगे, तो वो फॉर्मूला फिर थोड़ी आया। फॉर्मूला मतलब जो जनरली दिमाग से निकल जाता है, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कल पढ़ाया था, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूजन देता है कि भाई क्या आंसर होता है इसका, राइट। तो वो फॉर्मूला लिख लो, समझ गए मेरी बात को? और किसी बच्चे का क्वेश्चन कोई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे फाइनल ईयर में अभी आप, जैसे बच्चा फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में ऐसा क्या किया आपने कि आपको ड्रॉप लेना पड़ गया? मेरा फाइनल ईयर के साथ ट्यूशन भी था, तो वो ट्यूशन हमने एग्जाम के 20 दिन पहले मतलब कहा कि अब ठीक है अब नहीं करना है। मतलब ट्यूशन पढ़ाते थे आप? हाँ। ऑलराइट, ट्यूशन पढ़ाते थे, तो और मेरा कॉलेज भी कितने घंटे regular पढ़ाते था। थे ट्यूशंस? 2 घंटे ट्यूशंस। मतलब आप इसको ऐसे बोलना चाह रही हो कॉलेज कॉलेज रेगुलर रेगुलर क्या था। टाइमिंग रहता था कॉलेज का? 4 to 5 आवर्स का था, लेकिन उसमें असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वगैरह भी था। तो मतलब इसको एक लाइन में क्या बोलना चाहोगे कि फाइनल ईयर में आपका सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्या आपने गलती कर दी? कॉलेज को अवॉइड कर सकते हो तो कॉलेज को अवॉइड करो। अच्छा, तो मतलब फाइनल ईयर में और ड्रॉप में क्या तुमको डिफरेंस नजर लगा? दिव्यांशी तो दिव्यांशी ही रही, ठीक है, दिव्यांशी फाइनल ईयर में भी दिव्यांशी थी और ड्रॉप में भी दिव्यांशी थी, राइट, ऐसे समझते हैं हम लोग। तो क्या डिफरेंस था दोनों में? कॉलेज का भी प्रेशर था कि हाँ अभी एग्जाम होने हैं, उसमें भी बैक का भी टेंशन रहता है, तो
और भी सारा कुछ रहता है, तो वो उसमें और ड्रॉप ले लिया तो बिल्कुल फ्री माइंड हो गया कि हाँ एक ही सिंपल टारगेट सी है। बात है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेटेड अगर आप कर देते हैं निमसेट पे, कहने का मतलब यही है कि फाइनल ईयर में था तो उसका कॉलेज था, उसके असाइनमेंट्स थे, उसका प्रैक्टिकल था, उसका क्लासेस था, प्लस होम ट्यूशन जैसे बच्ची बता रही है वो थी, ठीक है, फिर उसमें ऑनलाइन क्लासेस कर रही, कभी नहीं करी, रेगुलरिटी नहीं हो पाई, और वही अगर आप उसको थोड़ा सा साइड कर देते हो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हो अपने फाइनल ईयर के साथ और डेडिकेटेडली अगर आप इसमें लग जाते हो तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हो, राइट। क्योंकि आप देखा होगा 18th रैंक जो इसका जस्ट तुम्हारे पहले जो है 18th रैंक है, इसकी 19 है, शिवम दास, वो फाइनल ईयर में रैंक लेके आया 18, राइट। उसने नवंबर से प्रिपरेशन शुरू की थी, 7-8 महीने प्रिपरेशन की और उसका 18th रैंक आया। उसका भी इंटरव्यू आने वाला है तो उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? मॉक एनालिसिस कैसे करते थे? मान लो मॉक दे दिया तो पूरा बताइए कैसे करते थे, कितना टाइम लगता है? स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगना है, 2-3 घंटा लग सकता है, तो उसमें ये नहीं करना कि ऐसे हाँ जल्दी जल्दी कर दिया बस खत्म कर दिया, ऐसे मत करना। मॉक एनालिसिस में जितना टाइम दो अपना, क्योंकि वो जितना टाइम उसमें दोगे ना तो वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा, नेक्स्ट मॉक में उससे अच्छा करोगे। तो मतलब आप डिटेल में थोड़ा बताएं कैसे एनालिसिस करते थे मॉक का। मान लो एक मॉक दे दिया आपने आज, पहला मॉक आज आपने दिया सपोज, ठीक है, और आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, कैसे किया होगा? पहले मैथ्स में देखा कि कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, तो वही उनका नोट किया, क्यों गलत हुआ, क्या फॉर्मूला गलत लगाया, कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्या किया, तो वो सारा साइड में नोट करते जाना। मिस्टेक भी अपनी ध्यान रखना है कि जो मिस्टेक इस आज मॉक में हुई है वो नेक्स्ट मॉक में ना हो, और कुछ मिस्टेक होती है वो रिपीट होती है, तो मिस्टेक इन द सेंस लाइक मैं mistake कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया या कोई क्वेश्चन स्किप हो गया, फॉर्मूला भूल गए, कोई फॉर्मूला topic भूल गए, कोई गए, छोटा सा आज में फॉर्मूला भूल गया था ये वाला, तो दोबारा वो कभी आए गलती तो वो गलती ना हो हमसे। तो फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए। तो फिर उसके बाद अनअटेम्प्ट की, ऐसा अभी क्या है कि अभी भी नहीं पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता, ये बाहर का है क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लो अलग से कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो मेरा, तो इसको अलग से इंपॉर्टेंट करके उसको लिख लो, जो भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट मिलता है। और उसके बाद फिर करेक्ट वाले देखो, तो जिसमें ज़्यादा टाइम लगा है तो उसको स्पेशली नोट करना कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो इसको तुरंत, जैसे 2-3 मिनट लग गया, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन था, तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे दिया मतलब इनकरेक्ट तो देख ही लो, मतलब करेक्ट भी देख लो, बच्ची कहना चाह रही है, राइट, कि आपने करेक्ट क्वेश्चंस किया है, पता चल रहा है वो क्वेश्चन तो 5 सेकंड का था, 10 सेकंड का था, बट हमने उसमें 3 मिनट दे दिए, तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलती है। आपने जरूर नंबर उसमें ले लिए +12, बट आपने तो 3 मिनट देख के ले पाए ना नंबर, इससे अच्छा वो 10 आप अपना 3 मिनट ना देते तो ज़्यादा बेटर था, राइट। तो आप इसको भी देखते जाइए, करेक्ट भी हमने किए तो क्या सही अप्रोच की। अच्छा जैसे एक क्वेश्चन में आप लोगों के व्याप में ही पूछ लेता हूँ, जैसे बच्चे ने पूछा मॉक एनालिसिस करते थे, राइट, तो मॉक एनालिसिस करते टाइम कितना ड्यूरेशन रखते थे? ड्यूरेशन इन द सेंस गैप कितना रखते थे? सपोज मॉक हो गया 2 से 4 आज, तो अब एनालिसिस कितने बजे करने बैठते थे? तुरंत नहीं करने बैठना है, मतलब गैप लेती थी थोड़ा बहुत कि तुरंत? हाँ नहीं, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स बस, मतलब वो तुरंत ही हो गया कहीं ना कहीं। इसका डिफरेंस बता रहा हूँ, जो बच्चे तुरंत मॉक एनालिसिस करते हैं और जो बच्चे 1 दिन बाद 5 दिन बाद करते एक हैं, दिन बाद नहीं करना है, क्या डिफरेंस आ जाएगा उसमें? वो फिर उतना याद नहीं रहता है ना, आप ही भूल जाओगे यहाँ क्या किया कि था हमने इस उस time क्वेश्चन में क्या गलती कर दी थी, राइट। तुम्हें अपनी गलती ही याद नहीं रहेगी, अब तुरंत याद रखोगे तो गलती याद रहेगी। आपने जैसे पेपर दिया तुरंत आपको पता चल गया, अच्छा इसमें तो यार ये गलती कर गया, ओके ओके ओके, तुरंत, क्योंकि याद है ना तुमको, उसका सॉल्यूशन देखा आपने कहा इसमें तो ऐसे किया था, मैंने यार गलत सोच लिया इस क्वेश्चन को, तो आपको तुरंत पता है। बट 3 दिन बाद 2 दिन बाद आप एनालिसिस करोगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या मॉक एनालिसिस जैसे आप करते थे, क्या उसी पैटर्न पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट का भी एनालिसिस करते थे? करते थे। तो टॉपिक वाइज टेस्ट जैसे कि आप लोग चल रहे हैं तो उनका भी एनालिसिस इसी पैटर्न पे करिए। आप समझ लो मेरी बात को, क्योंकि ये तो बोलेगी आप जितने भी इंटरव्यू सुनोगे मेरे, ठीक है, हर बच्चा ये बोलेगा टेस्ट का एनालिसिस इज मोर देन इंपॉर्टेंट, राइट, इज मोर इंपॉर्टेंट अदर देन क्लासेस, टेस्ट, एवरीथिंग। क्योंकि वो तो आपकी सीधी सीधी भाई पता चल रहा है कि आपने गलती क्या की है। गलतियों को कोई अगर आपको बता दे निकाल के, सोचो अगर आप कहीं जाओ और आप किसी से मिलो और उससे कहो मैं जो जो गलतियां करता हूँ वो बता दो मुझे, और उनका सॉल्यूशन भी बता दो मुझे कैसे इंप्रूव करना है। यही तो प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसी को तो सॉल्व करना है, समझ लो ना। और वो कौन बताएगा? टेस्ट बताएगा कि भाई आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्या क्या गलत पता है या क्या क्या आप गलतियां कर सकते हो, वो पता चल गया। उसका इंप्रूवमेंट क्या होगा आप ही करोगे। एनालिसिस करने का मतलब उसमें आपने उसका राइट आंसर लिख लिया, समझ गए। मॉक एनालिसिस से वीक टॉपिक का भी पता चलता है कि हाँ कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लो वेक्टर के 5 क्वेश्चन आए, 3 गलत कर दिए, 4 गलत कर दिए, इसका मतलब यू नीड टू रिवाइज वेक्टर अगेन, राइट। आपको पता चल गया कि मुझे वेक्टर दोबारा रिवाइज करना चाहिए, समझ गए बात को।
और किसी बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ डाउट? और किसी बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन? इस बार जैसे पेपर बहुत चेंज था, बिल्कुल कोई पीवाईक्यू नहीं थे, तो मतलब कैसा लगा तुम्हें कि अटेम्प्ट करते हुए कैसा हुआ? मैं क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आई होगी। बच्चा पूछ रहा है कि इस बार जब पेपर दिया तो थोड़ा अलग पेपर था, पीवाईक्यूज वगैरह नहीं थे, तो कैसा लगा आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम? आई गेस ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही पेपर होना चाहिए। आपको अच्छा लगा ये? हाँ। अच्छा, क्या आपको इसमें अच्छा पॉइंट क्या लगा आपको? इसका ये प्लस पॉइंट था कि मतलब पीवाईक्यू नहीं था, मतलब Okay. था एक ही दो था। हाँ, मतलब ये प्लस पॉइंट था। तो अच्छी बात बोल रही है, प्लस पॉइंट था इसके अकॉर्डिंग कि कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, मतलब सबका आईक्यू टेस्ट हुआ तभी नंबर मिले। मतलब अगर एक बच्चे ने सही क्वेश्चन किया तो इफ ही और सी हैज सम आईक्यू, मतलब एक अच्छा आईक्यू रख रहा है तो नंबर मिले। ऐसा नहीं था कि हमने किस्मत से उसको याद कर डाला था और मुझे याद था बी ऑप्शन टिक मार के निकल जाए कोई। लास्ट ईयर रिपीटेड था, राइट, लास्ट ईयर रिपीटेड था, बिल्कुल है ना, कुछ नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे मेहनत करते हैं तो वो बिल्कुल ये नहीं मानना चाहते और ना ही वो ऐसा चाहते हैं कि हमारे पेपर कैसा आए, रिपीटेड आए, क्योंकि रिपीटेड में बच्चे याद बहुत कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को बोल दो कि 500 क्वेश्चन याद करने तो याद कर डालेंगे वो। ठीक है, तो वो चीज़ से बचें और बेटर है ऐसे ही पेपर बनाए और निमसेट भी ऐसा पेपर बनाए। मैं भी इस वीडियो से यही बोलना चाहूँगा कि हर साल इसी तरीके का बढ़िया बढ़िया पेपर देखने को मिले। और किसी बच्चे का कोई क्वेरी? अच्छा, जैसे कि बच्चा बोला कि मुझे क्वेश्चन नया देखने को मिला, ऐसे कितने पेपर आपने एक्मे में दिए होंगे जब आपको एकदम नया मिला होगा? लास्ट के लगभग सारे मौके बिल्कुल नए थे। सारे नए थे। स्टार्टिंग में भी मतलब जैसे एक दो इजी हुआ फिर टफ आ गया, तो उसमें नए क्वेश्चन ही रहते थे। तो आपको मतलब इससे आपको फ़ायदा मिला होगा, बेनिफिट हाँ, डेफिनेटली। बहुत। ठीक है, तो ऐसा हम लोग भी हमेशा रखते हैं कि आपको पेपर ही नया मिलता है तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के, राइट, कि मुझे जब नया पेपर मिल रहा है तो मुझे तो करना है भाई, पूरे 50 मुझे बनाने हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मुझे 50 में से 15 क्या मिल जाए, याद करा हुआ मिल जाए, 20 याद करा हुआ मिल जाए। और जब आपके माइंड सेट में सेट हो चुका होता है कि मुझे तो याद करा हुआ चाहिए, तो फिर क्या होता है, आप ढूंढते हो और जब आपको नहीं मिलता है तो नर्वस हो जाते हो, राइट, समझ लो। जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर लो और वो चीज़ ना मिले तो क्या हो जाएगा, आपका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, राइट। फिर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको ना मिले, राइट, बिल्कुल सही है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है? आई थिंक दिव्यांशी ने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही स्मार्टली आपको आंसर दिया और आपके भी दिमाग में आ चुका होगा, ठीक है, कि मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप फाइनल ईयर में हैं या ड्रॉप ईयर में। मैटर करता है कि आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखा दूंगा जो ड्रॉप ही लिए थे बट उनका भी सिलेक्शन ऐसा नहीं कि हो गया, ऐसा नहीं कि उनकी भी 19 रैंक आ गई, राइट। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ड्रॉप ले लिया तो 19 रैंक आ जाएगी, ड्रॉप नहीं लोगे तो 19 नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता है कि फाइनल ईयर में 18 आ जाएगी, फाइनल ईयर में नहीं आओगे तो 18 नहीं आएगी। ये सब मिथ है, समझ लो मेरी बात को। यहाँ से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको जो भी चीज़ें मिली हैं, आपको जो भी टाइम मिला है, आपने ड्रॉप में टाइम निकाला है, आपने फाइनल ईयर के साथ टाइम निकाला है, अगर आप डेडिकेटेडली निमसेट पे वो टाइम दे देते हैं और पूरा फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रैंक स्कोर करेंगे और इसके लिए कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी होगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्मे अकेडमी ज्वाइन अगर करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? एक्मे अकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप निमसेट के लिए आपने ये सोच लिया कि हाँ निमसेट देना है 25 में या 26 में, आप आराम से एक्मे अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट, रिकॉर्डेड टेस्ट सब कुछ मिलता है और स्पेशली गाइड ने मेंटोरिंग सर बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, आपको ये बताइए, चलो लाइव क्लासेस के कितनी लाइव क्लासेस हुई होगी अपनी एक अराउंड पूरे एक साल में? छुट्टी कितने दिन हुई होगी और लाइव क्लासेस कितनी हुई होगी? चलो आपने तो पूरे साल प्रिपरेशन किया, अगर 365 दिन है तो कितने दिन लगभग में छुट्टी हुई होगी 365 दिन में? 500-600 लाइव क्लासेस होगी। 500 प्लस, हाँ, 500 प्लस कंप्यूटर सब सारी क्लासेस मिला के 500 प्लस क्लासेस आपकी मिनिमम हो जाती है, ठीक है। मिनिमम 500 प्लस क्लासेस, मतलब हर दिन के हिसाब से 2 क्लासेस तो आप मान के ही चलिए, ठीक है। तो जब 500 प्लस क्लासेस आपकी हो रही हैं, वो भी लाइव हो रही हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ रहे हो, चीज़ें पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली 500 प्लस क्लासेस का मतलब 1000 घंटे की क्लासेस आपकी हो रही है। उस 1000 घंटे में आपके सारे डाउट्स, कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस क्लियर हो ही जाते हैं। बट बात है कि वो लाइव क्लासेस आपने अटेंड की हो, राइट। मैटर ये नहीं करता कि कितनी हुई हैं, मैटर करता है कि आपने कितनी
अटेम्प्ट किए, राइट। तो अगर फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपको हर टॉपर से सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो हमेशा आपसे कहेगा कि क्या रहिए आप, फोकस्ड रहिए, फोकस्ड फोकस्ड फोकस्ड, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। एनीवन अदर क्वेश्चन? कोई भी? कोई अगर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज इंटरव्यू कहीं पे एंड करते हैं। ठीक है दिव्यांशी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, प्रीसियस टाइम दिया। और NIT तिरची अभी आप जा रही हैं, Yes, तो तिरची जाके क्या प्लान है आपका? प्लेसमेंट लेना है AWS में। AWS में लेना है ठीक है, क्योंकि AWS अभी तिरची का टॉप कंपनी चल रहा है, ठीक है, जिसमें अभी इनके सीनियर आयुष का हुआ था, जो एक्मे के स्टूडेंट हैं, उनका ऑल ओवर इंडिया मतलब हाईएस्ट पैकेज रहा है AWS में। AWS का फुल फॉर्म अमेजॉन वेब सर्वर है, ठीक है, अमेजॉन की कंपनी है। और ऑल ओवर कह सकते हैं एनुअल जो पैकेज है वो 53 लाख ना, 53 लाख का है। अच्छा याद है? बोलिए 53 लाख, ठीक है। तो 53 लाख जैसे बड़े पैकेजेस पे जाना है, बिल्कुल मेरी बेस्ट विशेस है। मैं ब्लेसिंग मांगता हूँ, आपको ब्लेसिंग देता हूँ कि आप डेफिनेटली उस जगह पहुँचे जहाँ पे आप डिजर्व करते हैं, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, और इसी तरीके से अचीव करते रहें। थैंक यू सो मच।